हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, हंसमुख हैं। खुश रहें, हंसमुख रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हम अधिगम के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। अधिगम के सिद्धांत में हमने सर्वप्रथम देखा था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक थोर्नडाइक है। 1913 में इनके द्वारा भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। अमेरिका के निवासी थे, व्यवहारवादी की श्रेणी में आते हैं। बाहर मांस का टुकड़ा रखा था, उस बिल्ली ने उस टुकड़े को देखकर अनुक्रिया की थी, इसलिए यह सिद्धांत कराया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। थोर्नडाइक कहते हैं कि कोई व्यक्ति तब क्रिया करता है जब उसके सामने किसी भी प्रकार का उद्दीपक होता है। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अब हमने इसके बाद दूसरा स्टार्ट किया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, संबंधवाद का सिद्धांत है, या इसे अगर हम बात करते हैं कंडीशन रिस्पांस थ्योरी है। एक ही इंग्लिश में एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कंडीशन रिस्पांस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। कल वैसे चर्चा की थी। तो दूसरा सिद्धांत है अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी है। CR थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कंडीशन रिस्पांस थ्योरी, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी है। 1904 में पावलोव के द्वारा, रूसी शास्त्री थे पावलोव, कहां के थे? रूस के निवासी थे। इनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने एक कुत्ते को कमरे में बंद कर दिया था। कुत्ता था, उसको कमरे में बंद किया था, घंटी है, और ये क्या था? भोजन है। तीन कारक इसमें लागू होते हैं। कुत्ता है, उसको कमरे में बंद कर दिया गया था, कुत्ते को कमरे में बंद कर दिया गया था और पावलोव के द्वारा प्रथम बार भोजन उसके सामने प्रस्तुत किया गया था। तो जैसे ही पावलोव उसके सामने प्रथम बार गेट पर आए, गेट बंद था, जैसे ही घंटी बजाते हैं तो कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुत्ता जैसा था वैसा ही बैठा रहा। लेकिन जैसे ही गेट खोला, सामने उसके भोजन लेकर आए, तो कुत्ता खड़ा हो गया और उसने भोजन को देखकर क्या है? लार टपकाना स्टार्ट कर दिया। उसके मुंह में क्या है? लार आ जाती है। कुत्ता भोजन खा लेता है और वो क्या है? पावलोव वापस चले जाते हैं। दूसरी बार वो पावलोव क्या भोजन लेकर फिर दोबारा आते हैं। दोबारा जब आते हैं तो घंटी बजाते हैं। जैसे ही घंटी बजाते हैं तो कुत्ता खड़ा हो जाता है। पावलोव जब अंदर आकर देखते हैं तो कुत्ता खड़ा मिला था और उसके मुंह में लार थी। तीसरी बार पावलोव फिर आए, कुत्ते को भोजन लेकर आए। जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई, कुत्ते ने क्या है? पहले ही लार टपकाना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रकार चौथी बार आते हैं तो जैसे ही घंटी बजाते, कुत्ते ने क्या स्वाभाविक क्रिया के रूप में क्या लार टपकाना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार क्या है? यह सिद्धांत क्या कहलाता है कि किसी भी कार्य को लेकर के अनुकूलित होना है, यानी शास्त्रीय है। दो चीजों में जब संबंध स्थापित हो जाता है तो आप कुछ भी कर ले, वो अनुक्रिया पहले ही हो जाएगी जिस क्रिया को बाद में होना चाहिए। इसको लेकर पावलोव के द्वारा एक डायग्राम बताया गया था। इस डायग्राम की अगर बात करते हैं तो इसमें उन्होंने तीन चीजें बताई थी। तीन चीजों के बारे में उन्होंने क्या चर्चा की थी? एक तो क्या स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया है, एक अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया है। तो कुत्ता है, कुत्ते ने घंटी के प्रति लार टपकाई, ये उसका क्या था? अस्वाभाविक क्रिया है, अस्वाभाविक क्रिया है। क्योंकि उसका मुख्य कार्य क्या था? सॉरी, कि भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आई। प्रथम बार जब आए थे पावलोव, तो जैसे गेट में एंट्री की थी तो भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आई थी। ये क्या है? स्वाभाविक क्रिया है, यानी अपने स्वाभाविक है। जो भी भोजन हमें पसंद होता है, जो भी खाने के लिए वस्तु हमें अच्छी लगती है, वो हमारे सामने जैसे प्रस्तुत की जाती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। उसी प्रकार कुत्ते के सामने जब भोजन प्रस्तुत किया था, उसके मुंह में पहले लार आ जाती है। तो ये किस प्रकार की स्वाभाविक क्रिया है? कुत्ता जब भोजन के प्रति लार टपकाता है तो ये उसका क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। ये क्या कहलाती है? स्वाभाविक क्रिया कहलाती है। लेकिन कुत्ता घंटी के प्रति लार टपका देता है तो ये उसकी क्या है? अस्वाभाविक क्रिया है। कुत्ता भोजन को देखकर लार टपकाता है तो भोजन उसके लिए क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, यानी स्वभाव उसका क्या है? भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आ रही थी तो भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। तो कुत्ता, अगर हम बात करते हैं, भोजन उसके लिए क्या है? स्वाभाविक। यहां से क्वेश्चन आते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक है। और कुत्ते ने घंटी को देखकर लार टपकाई, ये उसका क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है।
इस प्रकार पावलोव एक डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि कौन सी स्वाभाविक उद्दीपक है, कौन सी स्वाभाविक क्रिया है और कौन सा अस्वाभाविक उद्दीपक है और कौन सी अस्वाभाविक क्या है, क्रिया है। अगर हम बात करते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है, इन्हें अन्य किस नाम से प्रेजेंट किया जाता है जब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है कि CR थ्योरी किससे है, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी है। कंडीशन रिस्पांस थ्योरी किसे कहा जाता है, तो कंडीशन जब नाम दे देगा, कंडीशन रिस्पांस माने क्या है, अनुक्रिया है, और कंडीशन उसके साथ नाम लगा देता है तो ये कौन सा अनुबंधित है, क्या कहलाता है, अनुबंधित है। और एक पूछा जाता है UCR है, अनकंडीशन रिस्पांस थ्योरी है, इसे अनानुबंधित के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, अनानुबंधित के नाम से जाना जाता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ, भोजन हुआ, और स्वाभाविक क्रिया क्या हुई, भोजन के प्रति उसकी लार आना है। स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ, घंटी हुई, और अस्वाभाविक क्रिया क्या हुई, घंटी को देखकर कुत्ते के द्वारा क्या है, लार टपकाना है। ये क्या हुआ, अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक है। इसके बाद पावलोव बताते हैं कि किसी भी बालक में यदि हम इस क्रिया को अपनाते हैं यानी पुनरावृत्ति करते हैं तो पुनरावृत्ति के आधार पर किसी भी चीज को लेकर हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो पावलोव इस सिद्धांत के माध्यम से यह बताते हैं कि पुनरावृत्ति के आधार पर हम किसी भी चीज को क्या है, उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं, अनुबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे ही इस प्रयोग में बताया कि पहले क्या है, भोजन के प्रति लार टपका रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पुनरावृत्ति की, दूसरी बार भोजन लाया, तीसरी बार लाया, चौथी बार लाया, तो जैसे उसने घंटी बजाना स्टार्ट किया तो घंटी को देखकर, क्योंकि क्या उसने अनुबंधन, कुत्ते ने क्या है, घंटी के प्रति अनुबंधन स्थापित कर लिया कि अब क्या भोजन आएगा ही आएगा। तो पुनरावृत्ति के आधार पर हम किसी भी चीज को लेकर संबंध स्थापित कर सकते हैं। पावलोव को अनुबंधन का पिता कहा जाता है। पावलोव क्या कहलाते हैं, अनुबंधन का पिता है, इसलिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो पावलोव को क्या कहा जाता है, अनुबंधन के पिता कहा जाता है। इसकी अगर बात करते हैं, इसी सिद्धांत को लेकर इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में, पावलोव को क्या है, इसी सिद्धांत को लेकर, ये जो अपना सिद्धांत दिया था, चिकित्सा शास्त्री थे, उनके द्वारा क्या है, पुरस्कार दिया गया था। तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी है। इसमें कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया गया था, कुत्ते को कमरे में बंद कर दिया गया था, उसे भोजन दिया गया था, घंटी लगी हुई थी, गेट बंद था, पहली बार भोजन लाया गया था तो घंटी बजाई थी, कुत्ते ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जैसे ही भोजन उसके सामने लेकर आए, गेट खोला, भोजन उनके सामने प्रवेश किया, भोजन को देखकर कुत्ते ने क्या है, लार टपकाई। ये उसका क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था और स्वाभाविक लार टपकाना उसकी क्रिया थी। लेकिन दूसरी बार घंटी बजाई, कुत्ता खड़ा हो गया, तीसरी बार बजाई, घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, तो ये क्या घंटी को देखकर कुत्ते की कौन सी अस्वाभाविक क्रिया है, अस्वाभाविक उद्दीपक। इस प्रकार ये चेंज हो जाते हैं। तो कुत्ते के ऊपर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था और ये सारणी बताई गई थी। जैसे क्वेश्चन करेंगे वहां ज्यादा समझ में आएगी। इन्हें और एक दो नाम से जाना जाता है, तो कंडीशन रिस्पांस थ्योरी है, एक अनकंडीशन रिस्पांस थ्योरी है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक को क्या कहा जाता है, अनकंडीशन स्टिमुलस है। पूछा जाता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक है, यानी जो घंटी है वो क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, इसे इंग्लिश में किस नाम से जाना जाएगा, कंडीशन रिस्पांस है। क्या कहे, अस्वाभाविक कंडीशन रिस्पांस है, और स्वाभाविक है UCS के नाम से जाना जाता है, अनकंडीशन रिस्पांस स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस के नाम से जाना जाता है। और CR है, तो CR को अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कार्य को लेकर जो कुत्ता था उसने वास्तविक जो क्रिया थी यानी अस्वाभाविक जो क्रिया थी उसके प्रति लार टपकाई थी, इसे CR के नाम से दिया था, कंडीशन रिस्पांस है। और भोजन के प्रति टपकाई थी, उसे UCR के नाम से दिया था। तो UCS और UCR ये दो नाम फिर पूछे जाते हैं। CS है कंडीशन स्टिमुलस है और CR है कंडीशन रिस्पांस है, UC है अनकंडीशन आएगा और उसमें भी अनकंडीशन आता है। तो अस्वाभाविक स्वाभाविक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन आएंगे तो वहां से समझ में आएगा कि अस्वाभाविक क्या था और स्वाभाविक क्या था। इसके बाद इस सिद्धांत की बात करते हैं तो पुनरावृत्ति के आधार पर हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। रूसी शास्त्री को इस क्रियाकलाप के लिए क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए क्या है, नोबेल पुरस्कार इन्हें क्या है, दिया जाता है। रूसी शास्त्री थे, इन्हें मुख्य काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसमें क्या है, कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, कुछ मुख्य शब्दावली है जिनका प्रयोग किया जाता है। एक तो आता है विलोप व विलीनीकरण है। क्या आता है, एक तो आता है विलोप या विलीनीकरण है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, इसमें कुछ मुख्य शब्दावली आती है। एक तो कहलाता है विलोप या विलीनीकरण है। विलोप
या इसे विलीनीकरण भी कहा जाता है। सॉरी, विलोप या विलीनीकरण। विलोप किस नाम से जाना जाता है, विलोप कहा किसे जाता है, और इस सिद्धांत में इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो विलोप क्या है, एक शब्द है, इसकी अगर बात करते हैं कि अनुबंध स्थापित हो जाता है। जब क्या है, अनुबंध स्थापित हो जाता है, यानी कुत्ते को जब भोजन दिया गया था तो प्रथम बार घंटी बजाई थी, उसने लार स्थापित नहीं की थी, उसके मुंह से लार नहीं आई थी। लेकिन तीसरी बार जब घंटी बजाते हैं तो कुत्ते के सामने क्या है, लार अपने आप आ जाती है उसके मुंह में। तो उसका क्या है, घंटी के प्रति कुत्ते का क्या है, संबंध स्थापित हो गया। तो इसके बाद कहते हैं यदि संबंध स्थापित हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए, अनुबंधित उद्दीपक यानी अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए और स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न किया जाए, तो ऐसे में बंद हो जाता है। ये जो विलोप हो जाता है, ये क्रिया होती है, ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्या कहना चाहता है, विलोप या विलीनीकरण है। पावलोव कहते हैं यदि मैं बार बार कुत्ते के सामने घंटी बजाऊं, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक है वो प्रवेश करूं, इसे अनानुबंधित कहा जाता है। अनानुबंधित उद्दीपक उसके सामने पेश किया जाए, यानी बार बार मैं घंटी ही बजाऊं और घंटी बजाने के बाद भोजन लेकर उसके सामने न जाऊं, तो वो क्या है, बाद में रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा, यानी विलोप हो जाएगा। जैसे पहली बार गए तो उसने स्वाभाविक क्रिया दिखाई, दूसरी बार गए थोड़ी सी लार टपकाई, तीसरी बार गए घंटी के सामने उसने क्या, लार टपका दी। इस प्रकार 5-6 बार हम घंटी बजाते हैं और उसके सामने भोजन ले जाते हैं तो वो लार टपकाए। लेकिन 7वीं बार ये होता है कि हमने घंटी बजाई तो उसने लार टपकाई, अंदर गए, लेकिन हम भोजन लेकर नहीं, खाली हाथ गए। 8वीं बार के फिर उसने घंटी सॉरी घंटी बजाई, हम अंदर गए और हमने क्या, भोजन प्रवेश नहीं किया, भोजन लेकर नहीं गए, तो उसने क्या है, 9वीं बार ये से गए तो उसे पता चल गया कि अब क्या है, विलोप हो गया, यानी ये केवल घंटी बजाएगा, मेरे लिए भोजन नहीं लाएगा। तो जब इस प्रकार संबंध स्थापित हो जाने के बाद केवल और केवल अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाता है, जो स्वाभाविक था यानी भोजन था वो प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस क्रिया में क्या विलोप हो जाता है, वो विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे 7वीं-8वीं बार हम लोग भोजन लेकर नहीं गए तो कुत्ते ने क्या वहीं वैसे बैठा था, क्यों, उसे पता था भोजन तो आएगा, क्यों, विलोप हो गया। तो इसे पावलोव क्या कहते हैं, विलोप या विलीनीकरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, विलोप या विलीनीकरण है। इसके बाद ये बताते हैं, दूसरा शब्द आता है उद्दीपक समानीकरण है। दूसरा कौन सा आता है, उद्दीपक समानीकरण है। ये तो कौन सा था अपना, विलोप या विलीनीकरण है। दूसरा आता है उद्दीपक समानीकरण है। उद्दीपक समानीकरण यानी एक चीज से दूसरी चीज मिलती जुलती हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, उद्दीपक समानीकरण है। ठीक है तो कोई जो है, जैसे हम कुत्ते के पास घंटी बजाकर जा रहे थे, लेकिन हमने क्या है, अब 3 से 4 बार बाद में क्या है, हमने घंटी बजाना बंद कर दिया। अब क्या, हम सीटी बजाते हैं कुत्ते को भोजन देने के लिए। क्या है, जैसे ही भोजन देने के लिए जाते हैं तो घंटी न बजाकर हम क्या बजाते हैं, सीटी बजाते हैं। घंटी के स्थान पर क्या है, जैसे ही सीटी बजाई जाती तो वो क्या है, समझ जाता कि भोजन आ रहा है। क्यों, उससे क्या है, सीटी की आवाज घंटी से क्या थी, मिलती जुलती थी। जिस प्रकार घंटी बजती थी हमने उसी आवाज में सीटी बजाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, उद्दीपक समानीकरण, यानी उसी के समान जब हम अनुक्रिया करते हैं तो वह वैसा ही रिस्पॉन्स देता है जो पहले उद्दीपक के प्रति देता था। तो पावलोव कहते हैं कि उद्दीपक समानीकरण है। जब संबंध स्थापित हो जाता है तो उसके बाद जब हम कोई भी उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए जो घंटी है या जो कारक है जो लगाया था, उसकी जगह अगर दूसरी आवाज भी प्रस्तुत करेंगे तो वह वैसी ही अनुक्रिया करेगा जो घंटी के प्रति करता था। उसने प्रयोग किया, घंटी बजाई, घंटी के स्थान पर सीटी बजाना स्टार्ट कर दिया, सीटी बजाई, भोजन लेकर आता, तो जो घंटी के प्रति लार टपकाता था वो ही क्या है, सीटी के प्रति उसने लार टपकाना स्टार्ट कर दिया। ये क्या कहलाता है, उद्दीपक समानीकरण है। एक अगर हम देखा है कि बालक है, किसी मिलती जुलती चीज होती है, बालक जो होता है यदि उसके सामने कोई दो मिलती जुलती चीजें दिखाई जाती है तो उन दोनों मिलती जुलती परिस्थितियों में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। कोई जो बालक है उसके सामने दो ऐसी कंडीशन होती है जो सेम फैक्टर की होती है, सामान्य श्रेणी की होती है, तो उन दोनों सामान्य श्रेणियों के फैक्टर को क्या है, जो बालक होता है वो सेम बताता है, उसी के समय वह व्यवहार करता है। जैसे एक बालक है, उसको लाल गुलाब है, ठीक है, एक सॉरी एक बालक था, उसने लाल गुलाब के पास उसको लेके, हम बगीचे में घूमने,
बालक को साथ में था अपने। वो बालक जैसे ही अपने साथ गया, उसने क्या गुलाब के फूल के हाथ डाला। जिससे उसने लाल गुलाब के फूल के हाथ डाला, उसका हाथ कांटे पर जाकर लग गया और उसके हाथ में क्या कांटा चुभ गया। तो अब जब वह बालक किसी भी लाल वस्तु को देखता तो वह रोने लगता, डर जाता। किसी भी लाल वस्तु को देखने के बाद यदि वह डरने लगता है तो ये इसका क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण है, यानी वह समान चीजों से डरने लगा है। एक बार उसे कांटा लगा था, लाल गुलाब था, लाल रंग का था, उसको तोड़ने के लिए गया तो उसके हाथ में कांटा लग गया। अब वह कोई भी लाल चीज हो उससे क्या दूर अपने आप हो जाता है। कई बार देखें अपने सामान्य परिवेश में, आस पड़ोस में छोटे बच्चे होते हैं, किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं, बाद में उसे कहा जाता है ये गर्म है, तो वह क्या ऐसा आवाज सुनते ही दूर हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने अनुभव कर लिया है, उन्होंने देख लिया है कि गर्म है, हमारा हाथ लग गया था। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो वाटसन है, वाटसन नाम के मनोवैज्ञानिक है। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता था। हमने मनोविज्ञान पढ़ा, शुरू में पढ़ा था मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, तो सर्वप्रथम हमने वाटसन की परिभाषा भी देखी थी। वाटसन कहते हैं कि तुम मुझे कैसा भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। यानी किसी भी प्रकार का बालक हो, एक सामान्य श्रेणी का होना चाहिए, उसको मैं उस कैटेगरी में ले जाऊंगा जैसा मैं सोच रहा हूं। तो वाटसन वही है। उन्होंने अपने 11 माह का एक बालक था जिसका नाम क्या है, वांडूरा है, अल्बर्ट नामक एक बालक पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला। तो इनका एक 11 माह का खुद का बालक था, अल्बर्ट नाम का एक बालक था, उसके ऊपर वाटसन के द्वारा प्रयोग किया गया था। और उन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से निकाला कि बच्चे को खरगोश के पास ले गए। बच्चे को क्या है, खरगोश था, खरगोश के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। 11 माह का छोटा सा बालक था, बच्चे को खरगोश के पास ले गए तो उसका हाथ खरगोश पर लगवा दिया था। बच्चे का हाथ जैसे ही खरगोश पर लगा, बच्चा डर गया, हाथ पीछे लिया, रोने लग गया। तो इसके बाद जो थे वाटसन थे, उन्होंने क्या है कोई रोएदार चीज उनके सामने, बच्चे के सामने प्रस्तुत की, तो वह उन रोएदार चीजों पर हाथ लगाता पीछे कर लेता, क्योंकि उसने वो अनुभव सेम उस खरगोश की तरह किया था जैसा वो उसके हाथ लगाया था। तो यानी सामान्यीकरण हो गया, यानी क्या है, उद्दीपक का सामान्यीकरण हो गया। जिस प्रकार वह खरगोश को देखकर डरता था, उसी प्रकार वह बाद में किसी भी किसी भी रोएदार चीज को हाथ लगाता तो उस चीज को देखकर वो डर जाता और रोने लगता है। तो ये क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण है। यानी एक वस्तु है, उससे सेम दूसरी वस्तु मिलती जुलती दिखाई देती है, उसको देखकर बच्चा वैसा ही व्यवहार करता है, कोई व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है, कोई जानवर वैसा ही व्यवहार करता है, तो इसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। विलोप या विलीनीकरण, विलोप हो जाता है, यानी हम भोजन प्रस्तुत ही नहीं करेंगे, केवल घंटी घंटी बजाएंगे, कितनी देर तक लार टपकाएगा बेचारा कुत्ता, ठीक है, क्यों उसे पता है भोजन तो आएगा नहीं, क्यों लार टपकाएं बेकार में। दूसरा क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी समान दो चीजों का समान आवाज आना है। इसके बाद आता है उद्दीपक विभेदीकरण, यानी हम जो उद्दीपक प्रवेश कर रहे हैं, उद्दीपक को लेकर आ रहे हैं, उनमें जो कुत्ता है एक समय के बाद विभेद करना सीख जाता है। कुत्ते को यदि घंटी की आवाज पर पुनर्वित किया गया लेकिन किसी अन्य आवाज पर, हथौड़े की आवाज पर पुनर्वित नहीं किया गया, एक कुत्ता था, यदि उसको हमने घंटी की आवाज पर पुनर्वित किया, यानी घंटी की आवाज पर कहे हमने उसको भोजन दिया, दूसरा हम ताशा बजा रहे हैं, किसी प्रकार की दूसरी आवाज कर रहे हैं, तो कुत्ता उसको देखकर क्या लार नहीं टपकाएगा सॉरी तो कुत्ता क्या है, उस दूसरी आवाज के प्रति लार नहीं टपकाएगा, क्योंकि हमने क्या है जैसे ही घंटी बजाई तो घंटी के समान क्या है उसने लार टपकाना स्टार्ट किया, यानी घंटी बजाएंगे तभी वह लार टपाएगा, अन्यथा कोई भी आवाज लगाएंगे तो उसमें क्या है वह आवाज नहीं करेगा। ताशा बजाया, नगाड़ा बजाया और अन्य प्रकार की बाहर से क्या आवाज लगी, सीटी तो उससे मिलती जुलती थी, अन्य प्रकार की जो आवाज घंटी से मिलती जुलती न हो उस आवाज को लगाएंगे तो कुत्ता लार नहीं टपेगा, यानी विलोपीकरण है। कौन सा है, विलोप हो गया है, ये क्या है, डिफरेंस हो गया है। उन दोनों चीजों में उसने क्या है विभाजन करना सीख लिया है, डिफरेंस करना सीख लिया है। केवल वह क्या है जो हम घंटी बजाएंगे उस घंटी को देखकर ही वह क्या है लार टपकाता है, तो इसका विलीनीकरण है, विभेदीकरण है, उद्दीपक विभेदीकरण। विभेदीकरण यानी दो चीजों में, यानी दो आवाजों में, दो साउंड में डिफरेंस करना कोई सीख जाता है तो उसे उद्दीपक विभेदीकरण के नाम से जाना जाता है, यानी विभेद करना सीख किया है। तो जैसे ही हमने कुत्ते को भोजन देने के लिए घंटी की जगह किसी अन्य आवाज को प्रस्तुत किया जो घंटी से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं थी, तो कुत्ते ने लार नहीं टपकाई, उसने किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की, क्योंकि वह दोनों आवाजों के मध्य में अंतर करना, डिफरेंस करना सीख गया। इसे ही क्या कहा जाता है, इसी को हम विभेदीकरण कहते हैं। इसी को क्या
सॉरी, इसी को विभेदीकरण कहते हैं। अब अगला आता है टाइम फैक्टर है, यानी समय कारक है। क्या कहलाता है? टाइम फैक्टर है, समय कारक है। तो चौथा पढ़ेंगे समय कारक, टाइम फैक्टर। ये क्या कहता है कि यदि हम कुत्ते के सामने भोजन को प्रस्तुत कर रहे हैं, घंटी बजाकर यदि हमारे द्वारा कुत्ते को भोजन प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसमें समय का ध्यान रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए। यदि कुत्ते को घंटी की आवाज पर संबंध स्थापित हो गया है, वो लार टपकाना स्टार्ट कर दिया है उसने, जैसे हम घंटी बजाते वो लार टपकाने स्टार्ट कर दी, तो लार टपकाना उसने स्टार्ट कर दिया है, तो इस दोनों के बीच में, यानी घंटी बजाएं और हम भोजन प्रस्तुत करें, इन दोनों के बीच में 5 से 7 सेकंड के मध्य से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यानी 5 सेकंड के अंदर घंटी बजाते ही 5 सेकंड के अंदर उसके सामने क्या है, जो उद्दीपक है वो प्रस्तुत हो जाना चाहिए। समय कारक है, उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा, अन्यथा यह जो है समाप्त हो जाएगा। यह जो हमारा अनुबंधन हुआ है घंटी को लेकर, कुत्ते की लार टपकाना है, ये बंद हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा था? समय कारक है, टाइम फैक्टर है। तो पावलोव क्या इन बातों को बताते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार हमारे द्वारा क्या है प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम करेंगे तो क्या है, कुत्ते के साथ संबंध स्थापित रहेगा। यदि हमने टाइम फैक्टर चेंज कर दिया, विलीनीकरण कर दिया, कोई अन्य चीज प्रस्तुत कर दी, तो कुत्ता क्या है उन चीजों को भांप लेगा और संबंध को क्या है तोड़ देगा। तो इसलिए क्या है, पावलोव कहते हैं इन चीजों को ध्यान में रखकर हम क्या है संबंध का सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत है वो कितनी लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं, कितने ही लंबे समय तक उसको बनाए रखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था, उसी के समान अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के शिक्षा में क्या क्या महत्व है, यानी शैक्षिक महत्व है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के शिक्षा में इसके क्या क्या महत्व है। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के शिक्षा में महत्व बताइए, यानी शैक्षिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहला देखते हैं, इसमें है शैक्षिक महत्व है, एजुकेशन इंपॉर्टेंस। शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व है यानी शिक्षा के स्तर पर इस सिद्धांत के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क होता है। इसमें पावलोव बताते हैं, पावलोव के द्वारा यह बताया गया है, यह लिखाया गया है कि प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क होता है। तो पहला क्या कहलाता है, प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क होता है। यानी प्राणी जब एक्टिव होगा, उसमें तत्परता का नियम पढ़ा था हमने, लेकिन यहां क्या कहता है प्राणी को एक्टिव होना पड़ेगा। जो बालक या जो वस्तु या जो प्राणी हमसे सीख रहा है वो यदि सतर्क है सॉरी तो वह सीख पाएगा। प्राणी सतर्कता के आधार पर कौन से नियम के अनुरूप सीखता है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। इसकी अगर बात करते हैं तो इस सिद्धांत के आधार पर हम सर्वे दृश्य सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर हम शिक्षण में सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चे के आसानी से सीखते हैं। जिससे क्या सीखते हैं, हमने पढ़ा था कि अधिगम अच्छा होता है जब यदि हम शिक्षण सामग्रियों का उचित प्रयोग करते हैं। तो यह सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के आधार पर हम शिक्षण सामग्री जो सर्वे दृश्य सामग्री का क्या है प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? जिस प्रकार कुत्ते ने घंटी के प्रति रिस्पॉन्स दिया, इसी प्रकार जो बच्चे होते हैं वो शिक्षण सामग्रियां उनके सामने होती है, उनको देखकर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, डायग्राम देखते हैं और अनुक्रय करते हैं। तो शिक्षण की सर्वे दृश्य सामग्रियां हैं वो इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। यह सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं क्रिया की पुनरावृत्ति पर आधारित है। कौन सा आता है, क्रिया जो करते हैं उसकी पुनरावृत्ति पर आधारित है। दूसरा था सर्वे दृश्य सामग्री, इसी सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा हम पढ़ेंगे यह सिद्धांत
क्रिया की पुनरावृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? पुनरावृत्ति। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर आधारित है। कैसे? जैसे हमने पहली बार किया तो कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स, दूसरी बार, तीसरी बार, यानी बार बार रिपीट किया तो कुत्ते ने क्या इसका रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया है। भाषा के सीखने के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। भाषा को सीखने और सिखाने के छोटे बच्चे हैं, कौवा है, कौवा है, छोटे तो बोलते हैं, पापा कहते हैं कौवा नहीं, बोले ये है, कौवा है नहीं, तो एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बोलेंगे, फिर बोलने लग जाएंगे। यानी भाषा को सीखने के लिए उचित जो सिद्धांत है वो अनुकूलित क्रिया सिद्धांत है, और आदत का निर्माण भी इसी सिद्धांत पर होता है। एक बार किसी बच्चों कहेंगे तो ये सामान वहां रख, नहीं रखेगा, दूसरी बार डांटेंगे फिर वहां रख, नहीं रखेगा, तीसरी बार कहेंगे रख रख, ऐसे 4-5 बार उसे कहेंगे रख रख, तो उसे के अंत में रखना ही पड़ेगा। इस प्रकार किसी भी आदत को किसी व्यक्ति में स्थापित करना है तो इस सिद्धांत बहुत जरूरी है, यानी बार बार इसका पुनरावृत्ति के आधार पर कोई व्यक्ति है उसमें आदत का निर्माण होता है। कोई बच्चा है वो लेट उठता है 8 बजे, उसे कहेंगे नहीं भाई 7 बजे, फिर उसे कहेंगे 6:30 उठ, फिर 6 बजे। इस प्रकार के धीरे धीरे बार बार उसे टोकना पड़ेगा। जब उसे बार बार टोका जाएगा तो या तो उसे गुस्सा आएगा, वो कहेंगे तेरे क्या मतलब, तेरे को क्या मतलब, ऐसे कह देगा। अगर या ईमानदार या किसी प्रकार का है, अपनी बात मानने वाला है, तो वो क्या आदत अपनाएगा, धीरे धीरे आदत में परिवर्तन करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वह एक्टिव हो जाएगा, वह सक्रिय हो जाएगा। तो आदत का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। यह सिद्धांत है, इसके द्वारा कई बार मानसिक भ्रांतियां आ जाती है। यह सिद्धांत है, इसके द्वारा कई बार भय संबंधी मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जाता है। जैसे बांडूरा था, वाटसन ने बांडूरा अपने 11 माह के बच्चे के ऊपर प्रयोग किया, तो उसमें क्या मानसिक डर आ गया, यानी वह रोएदार चीजों से डरने लगा। खरगोश के जैसे उसने हाथ लगाया तो उसमें क्या संबंध बैठ गया कि क्या रोएदारी होंगे, ये खाएगा। जैसे बार बार हम उसके पास ले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा वो खुश हो जाएगा, ये तो क्या है खरगोश, ये तो क्या खरगोश है, ये कुछ नहीं करेगा। तो क्या है मानसिक भ्रांतियां या मानसिक जो डर है वो दूर हो जाएगा। कई बार हमें सोचते हैं कि वहां क्या भूत है, सामने देखते हैं सामान्य श्रेणी में रहते हैं तो वहां क्या भूत रहता है, तो भूत रहता है तो एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन एक समय ऐसा है जाकर देख लेते हैं भूत है कैसा। जैसे ही वहां जाकर देखते हैं तो भूत बात कुछ नहीं होता, एक मन का भ्रम होता है। तो मानसिक भ्रांतियों या मानसिक डर को दूर करने के लिए कौन सा उचित सिद्धांत है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। इसके भी इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों में क्या है कई बार कुंठाओं का प्रयोग भी होता है, कई बार कुंठाएं हैं उनका भी प्रयोग करता है, गलत शब्द भी प्रयोग करने लगते हैं। यह सिद्धांत है यांत्रिक तरीके के सीखने। यह सिद्धांत जो है कौन सा है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, यानी यंत्रों के माध्यम से बालक जल्दी सीखते हैं। तो ये हमारा दूसरा सिद्धांत था, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। इसके बाद सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, स्किनर ने दिया था, उसके बारे में चर्चा अगले सेशन में करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।